हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में बच्चों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हुए हैं जिसे हर एक बच्चा छोड़ देता है और उसे कठिन समझ करके बाद में पढ़ने की सोचता है और उसे कभी नहीं पढ़ता है। लेकिन आज मैं गारंटेड कहता हूँ बिल्कुल आसान लगेगा। व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या, संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्त, इसमें विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्त पूरा कंप्लीट होगा। साथ में बच्चों संपोषी या विनाशी व्यतिकरण के लिए परिणामी तीव्रता कितना निकल कर आता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल शॉर्टकट में देखेंगे, लेकिन हाँ आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। थोड़ा सा समय लगेगा, मैं गारंटेड कहता हूँ क्लियर हो जाएगा। और ये सारा चीज़ हमारे नोट्स में भी अवेलेबल रहता है। जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें 9685299149 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। आप लोग नोट्स ले सकते हैं, प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। व्यतिकरण होता क्या बच्चों, जैसे दो आपके पास तरंग हैं जो कला संबद्ध स्रोत से निकल रही हैं, मतलब संकीर्ण जो आपका प्रकाश स्रोत है संकीर्ण होना चाहिए, उनके आवृत्ति समान है और अध्यारोपित हो जाते हैं। अध्यारोपित मतलब मिल जाते हैं। तो कभी प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है, कभी तीव्रता कम होती है, मतलब तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। यह परिघटना प्रकाश का व्यतिकरण है। जैसे तीव्रता बढ़ गई तो संपोषी व्यतिकरण, तीव्रता कम हो गई तो विनाशी व्यतिकरण। तो हमने कहा दो तरंगे हैं, y1 और y2 हैं, इनका विस्थापन है y1 y2, जिनका बच्चों तरंग समीकरण है a sin ओमेगा टी और ये b sin ओमेगा टी माइनस फाई। फाई ये बताता बच्चों कि ये कलांतर है। दो तरंग, थोड़ा बहुत कला में अंतर तो होगा कि कोई अग्रगामी है कि पश्चगामी है, ये कला में अंतर होता है। भाई कोई तरंग आगे से चल रहा है, कोई पीछे से चल रहा है, वहाँ की उनकी आवृत्तियाँ समान है, कोई दिक्कत नहीं है। आवृत्ति का समान का मतलब समान समय में बराबर कंपन कर रहे हैं। बाकी कला में आगे पीछे तो हो सकते हैं, तो ये हो सकता है आगे कोई पीछे होगा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि जो परिणामी विस्थापन होगा उन तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमको लेना बच्चों अध्यारोपण के सिद्धांत से। ठीक है, समय कम है, आप लोग एक एक पॉइंट समझते चलिएगा अध्यारोपण के सिद्धांत से, क्योंकि बच्चों ये छोटा मोटा थ्योरम नहीं है। इसे लोग देख करके भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं कि इसे हमको नहीं पढ़ना, लेकिन आज आप लोग पढ़ोगे। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि जो परिणामी विस्थापन होगा है ना, तरंगों के विस्थापन की सदिश योग के बराबर होगा y1 प्लस y2। जब वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, y1 का मान कितना अपने पास a sin ओमेगा टी, फिर बच्चों y2 का मान कितना है b sin ओमेगा टी प्लस फाई। जो फार्मूला रहेगा उसे एक बार बताऊंगा, आप लोग चाहे नोट कर लेना, चाहे याद कर लेना, चाहे भूल जाना। जैसे यहां पर देखना बच्चों, अभी मैं फार्मूला लगाऊंगा, ये आपका a sin ओमेगा टी है, इसे आप रहने दो। ठीक है बच्चों, इसको तोड़ूंगा, साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए, ये दो भाग है ना भाई, दो भाग है, ए और बी है। ठीक है, जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन बी, ये फार्मूला होता है बच्चों। साइन ए प्लस बी, जैसे साइन ओमेगा टी प्लस फाई है ना, साइन ओमेगा टी कास फाई, कास ओमेगा टी साइन फाई, ये फार्मूला है बच्चों। इसको हम थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे, देखिएगा। जो बच्चों आपका साइन ओमेगा टी है, ये साइन ओमेगा टी है। ठीक है, तो यदि मैं आपसे कह दूं इन दोनों में से कॉमन ले लूं साइन ओमेगा टी, तो यहां पर आएगा ए और यहां पर आएगा बी कॉस फाई, वी कॉस फाई, क्या आ जाएगा बच्चों बी कॉस फाई, और इसमें आपका साइन ओमेगा टी कॉमन हो जाएगा, बचेगा ये वाला भाग b का मल्टीपल। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा b cos ओमेगा टी साइन फाई हो गया। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं, ये बाई बराबर ही चल रहा है। अब थोड़ा सा हमको मानना है बच्चों कि मान लीजिए जैसे आपके पास a और b आयाम है, a और b दो तरंगों के आयाम है, इनका परिणामी आयाम r हो, तो अपन इसके जगह वैल्यू मानेंगे और इसके जगह वैल्यू मानेंगे। ठीक है, इसको हम यदि ऐसा भी अरेंज कर देते तो और अच्छा रहता, क्योंकि कॉस फाई है, साइन फाई को लेकर चलेंगे। तो a प्लस बी कॉस फाई और आपका बच्चों साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस इसको b साइन फाई है ना, कॉस ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा टी को लेकर नहीं चलना है, इसको हमको ये जो साइन फाई कलांतर है ना इसके लिए लेकर चलना है।
तो माना मान के चलते हैं बच्चों, माना मान के चलते हैं। इसका जो वैल्यू है, जैसे आपका a प्लस बी कॉस फाई है, ठीक है, इसको हम मान के चलते हैं, इसको मान लेते हैं, ये कास है ना बच्चों, तो इसलिए इसको मान लेते हैं आर कॉस थीटा वाह, ठीक है, वाह बच्चों। इसको अब आप समीकरण दे दे तो अच्छा रहेगा। समीकरण आप उसको पहला दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। बी साइन फाई बराबर आर साइन थीटा। इनको आप समीकरण देते चलो तो और बढ़िया रहेगा। जैसे इसको मैं समीकरण 1 दे दिया बच्चों, इसको समीकरण 2 दे दिया, समीकरण 3 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण की कमी नहीं, बहुत ज़्यादा समीकरण जरूरत पड़ेगी। तो समीकरण 1 से बाई बराबर कितना होगा बच्चों, बताओ आप लोग। तो इसके जगह हमने माना है आर कॉस थीटा, क्या माना बच्चों, आर कॉस थीटा, और ये आपका साइन ओमेगा टी है ही, प्लस बच्चों इसके जगह हमने माना है, इसके जगह क्या माना है, आर साइन थीटा, और हमारा कास ओमेगा टी ऑलरेडी है, ठीक है। अब दोनों में से आर कॉमन आ रहा है, तो आर कॉमन ले लो, तो बचेगा साइन ए कास बी, फॉर्मेट बन रहा है ना, फिर कास ए साइन बी। सूत्र का रूप बनने जा रहा है, देखिएगा जरा, ये फार्मूला हो गया साइन ए कास बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, ठीक है। जैसे यहां पर बोला था साइन ए प्लस बी, ऐसे बच्चों यहां भी आ चुका है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस है बस। और इसको आप समीकरण दे दो 3 के बाद 4। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, परिणामी विस्थापन आ चुका है, यानी तरंग का बच्चों ये परिणामी विस्थापन है, इसके लिए समीकरण है। तो इसको लिख सकते हैं समीकरण 4 जो आपका परिणामी तरंग आएगा, दोनों तरंग मिला करके परिणामी तरंग का समीकरण आया, का तरंग का समीकरण है, ठीक है बच्चों, परिणामी तरंग का समीकरण है। कहने का तात्पर्य हुआ कि हमारा ये पहला तरंग था, दूसरा तरंग था, इन दोनों का परिणामी तरंग ये चीज आ गया है, ठीक। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात करते हैं बच्चों, क्योंकि तीव्रता निकालनी है, और तीव्रता जो होता है बच्चों वो सीधा सीधा आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। तो हमें आयाम, जो परिणामी आयाम निकालना है, इसके लिए हमको समीकरण 2 और 3 का सहारा लेना पड़ेगा। समीकरण 2 व 3 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ेंगे, वर्ग करेंगे मतलब ये बच्चों, ये आर कॉस थीटा है, आर साइन थीटा है, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक पक्ष में इसको जोड़ दो और इसको वर्ग करेंगे, तो मतलब ए प्लस बी कॉस फाई का होल वर्ग प्लस बी साइन फाई का होल वर्ग। इसको तोड़ना है बच्चों, जितना अच्छे से तोड़ सको। आर स्क्वायर कॉमन ले लो, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर कास स्क्वायर, और ये आप लोग 10th में पढ़ लिए हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको तोड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये टूटेगा तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसका मान 1 होगा बच्चों, तो ये बचेगा आर स्क्वायर बराबर, देखना ए स्क्वायर है, रहने दो, ठीक है। कुछ इन दोनों में से कॉमन आ रहा, हाँ सर बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बचेगा ये साइन स्क्वायर और ये प्लस कास स्क्वायर, फिर 2ab कॉस फाई। अब फिर से यहां पे भी इसका वैल्यू कितना होता है, साइन स्क्वायर फाई प्लस कास स्क्वायर फाई, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा है। सर हाँ सर 10th क्लास में तो पढ़ा है। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई, ठीक है बच्चों। ये आपका आर स्क्वायर का मान आया, ये आर स्क्वायर का मान है, ठीक है, ये आर स्क्वायर का मान है बच्चों। यदि मैं आर बराबर कहता तो आप कहते सर वर्ग है, वर्गमूल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। ये किसका मान आ गया है जरा बताओ, ये बताओ क्या है बच्चों, ये आपका आयाम है जो हमने मानकर चला था कि दो तरंग है, उनका परिणामी आयाम है। अब चूंकि अब परिणामी तरंग है, चूंकि तरंग की तीव्रता
तरंग की तीव्रता भाई आई वो किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, आयाम r के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, यानी किसी भी तरंगों का अध्यारोपण होगा, किसी भी तरंगों का जैसे 2-3 तरंगें अध्यारोपित हो रहा है तो उसकी जो तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी। ये नोट कर लो बच्चों, यानी जो आई है वो समानुपाती होगा बच्चों आर स्क्वायर के। थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, अपन को पढ़ना है। अब यहां पर यदि हम कह देते कि आई जो समानुपाती हो जाएगा वो आर स्क्वायर का मान यहां से ले सकते हैं ना, समीकरण 4 तक हुआ था, ये समीकरण 5 हो गया। ठीक है, तो ये अपन समीकरण 5 से लेकर चल रहे हैं। इसका मान कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। ठीक है, 2ab cos फाई बच्चों। समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है। तो आई बराबर आपका हो गया के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। जी हाँ बच्चों, ये आ गया आपका मान। ठीक है, तो इसी को आप लोग लिख सकते हो कि परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता का व्यंजक आ चुका है। ठीक है, ये परिणामी तीव्रता बच्चों आई बराबर, ये फार्मूला जनरेट हो चुका। लेकिन कहानी इतने में समाप्त नहीं होता बच्चों, चाहे इसको थोड़ा आगे और करो चाहे इतना ही करने दो भाई, इतना आप लोग करोगे इतना काफ़ी है। ठीक है, इसको और आगे हम सेट करेंगे तो वो अलग अलग तरंग के लिए हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आई है ना, ये हो जाएगा के ए स्क्वायर। ठीक है, फिर ये के बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और जब के का अंदर जाकर गुणा होगा तो ये 2kab cos फाई होगा। अब ये पहले तरंग के लिए है, दूसरे तरंग के लिए है, यहाँ भी 2 तरंग हैं, तो इसको भी हम ऐसा थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे इसको ऐसा कर लेते कि भाई साहब ये आपका हो जाता जो I1 है बच्चों वो किसके बराबर हो जाएगा, के ए स्क्वायर की, और जो आपका I2 है बच्चों वो के बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ऐसा हो जाता तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते, या कि आप ऐसा भी लिख सकते थे ना, जैसे इसको अपन कर सकते हैं, जैसे 2kb है ना तो अंडर रूट करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर सकते। तो ये जब अरेंजमेंट होता ना तो कुछ इस प्रकार से आता, आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। ये निकल कर आता, ये फार्मूला जनरेट होता है जब अपन इसको अरेंज करते। वही चीज़ है, वही चीज़ है, आप परेशान मत हो। ये तीव्रता है, इससे आगे हमको करना ही नहीं है। तीव्रता परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक आएगा तो यहाँ तक आपको करना है थोड़ा सा। अब हमको थोड़ा सा शर्त लगाना बच्चों, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के लिए। ठीक है, किस किस के लिए बच्चों, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के लिए। चले आगे चलते हैं। पहला कंडीशन बच्चों, संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्तें, संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्तें, व्यतिकरण के लिए शर्तें। ठीक है, अब बात यह है बच्चों, संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता अधिकतम होती है। ठीक है, तीव्रता अधिकतम मतलब आई का मान अधिकतम होगा, लेकिन कब, ये cos फाई हमेशा धनात्मक दे, cos फाई हमेशा धनात्मक दे। मतलब ये समीकरण आपका 6 है, तो समीकरण 6 से अधिकतम तीव्रता होगा। ये सबको पता है कि यदि संपोषी व्यतिकरण है तो तीव्रता अधिकतम होगी प्रकाश की। अधिकतम तीव्रता के लिए, अधिकतम तीव्रता के लिए, अधिकतम तीव्रता के लिए जो बच्चों cos फाई का मान है वो प्लस में 1 होना चाहिए, माइनस में कभी हो ही नहीं सकता। ये कब संभव है बच्चों, या तो 0 डिग्री हो, या तो एकदम 360 डिग्री हो। 360 मतलब 2 पाई हो। यानी कहने का तात्पर्य है ये आपका कास है ना, कास जो फाई है बच्चों, है ना, ये फाई है, वो कास किसके मल्टीपल हो, 2n पाई की। तो कास से कास कट जाएगा तो जो फाई है बच्चों वो 2n पाई के मल्टीपल, जहां n क्या हो सकता है, n बराबर 0 डिग्री, 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे बच्चों आपका तो 360, फिर 720 डिग्री, ऐसे आता जाएगा, ऐसे आता जाएगा। इस स्थिति में आपका +1 होगा। मैंने क्या कहा
इस समपोषी व्यतिकरण है बच्चों। समपोषी व्यतिकरण का मतलब हुआ कि तीव्रता अधिकतम, तीव्रता कब अधिकतम होगा, जब ये हमेशा प्लस देगा। यदि काश ऋण दे देगा तो फिर न्यूनतम हो जाएगा, काश ऋण दे देगा तो न्यूनतम हो जाएगा बच्चों। इस स्थिति में बच्चों आपका आई कितना होगा, आपका आई होगा के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कास फाई का मान 1 बच्चों। मतलब आई जो मैक्सिमम है कितना मान होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बच्चों आई मैक्सिमम का मान है, आई मैक्सिमम का मान है जो धारा का, धारा बोल देता हूँ, आई मतलब धारा नहीं, तीव्रता, यानी जो आपके व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता जो प्राप्त होगी उसका अधिकतम मान है। अब बच्चों यदि पथांतर का जो संबंध आता है, तो यदि संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर, और जिससे यदि पथांतर का फार्मूला नहीं बन रहा है तो फिर उससे कुछ नहीं बनेगा। पथांतर का फार्मूला अभी याद कर लो। पथांतर जो होता है बच्चों वो लैम्डा अपान 2 पाई इंटू कलांतर के बराबर होता है। ठीक है, ये फार्मूला है, इसे आपको याद करना ही पड़ेगा, इसे हम याद नहीं कराएंगे। यानी डेल्टा बराबर लैम्डा अपान 2 पाई इंटू फाई, यानी लैम्डा अपान 2 पाई इंटू फाई का मान है बच्चों 2n पाई, पाई से पाई काट दो, यानी लैम्डा जो है आपका लैम्डा बाई 2 पाई का 2n का मतलब होता है बच्चों समगुणक है। 2n का मतलब क्या होता है, समगुणक है। ये आपका पथांतर आ गया किसके लिए बच्चों, समपोषी व्यतिकरण के लिए आ गया। किसके लिए, समपोषी व्यतिकरण के लिए आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हमारा जो अगला स्टेप आने वाला बच्चों, व्यतिकरण के लिए शर्तें। शर्त मतलब इस स्थिति पर जो आपका विनाशी व्यतिकरण का शर्त निकालेंगे कि इस स्थिति पर विनाशी व्यतिकरण होगा। विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें मैं स्टार्टिंग में ही बोला हूं कि थोड़ा सा जो बच्चा धैर्य रखेगा वही इस वीडियो को लास्ट तक देख पाएगा, जिसके अंदर धैर्य नहीं है वो स्किप करके चला जाए, क्योंकि भाई क्लास थोड़ा सा शानदार होने वाला है बच्चों। फिर से हम वही समीकरण 6 लेकर चलेंगे, समीकरण 6 से, है ना। विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए समीकरण 6 से स्पष्ट है कि, समीकरण 6 से स्पष्ट है कि कब मान होना चाहिए भैया कि cos फाई का मान जो हो वो ऋणात्मक हो, cos फाई का मान ऋणात्मक हो। ये कब होगा बच्चों, जब cos 80 डिग्री हो या 80 के बाद मान लीजिए 270 डिग्री हो, 180 हो, 180 बोल गया ना। तो देखो भाई यदि मान लीजिए 0 से आपका आया था सीधा 360, है ना, 0 से 360 हुआ था, लेकिन इस बार बच्चों ऐसा नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक में 180 डिग्री फिर 270 डिग्री, कहने का मतलब ये कैसा होना चाहिए, cos फाई बराबर cos कितने डिग्री होना चाहिए, 2n-1 पाई के बराबर होना चाहिए। 2n-1 क्यों, क्योंकि जब हम 1 रखेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 1, तो पाई 180 डिग्री होगा, इसलिए cos से cos कैंसिल, फाई बराबर हो जाएगा 2n-1 इंटू पाई हो गया। ठीक है, जहां पर बच्चों n का मान जानते हैं कितना है, जहां n का मान अब 0 से नहीं होगा, 1 2 3 आगे चलता जाएगा, जहां तक करना हो कर लो। ठीक है, इस स्थिति में यानी भाई न्यूनतम मान आएगा। इस स्थिति में तीव्रता किस समीकरण से लेकर चल, लेकिन तीव्रता किस समीकरण से निकालते हैं बच्चों, तीव्रता किस समीकरण से निकालते, समीकरण 6 से, तीव्रता समीकरण 6 कितना कहता है, आई बराबर के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस में आएगा ना बच्चों, या प्लस करके ऐसा -1 कर देते। ठीक है, न्यूनतम के लिए हो जाएगा तो आई बराबर हो जाएगा के ए माइनस बी का स्क्वायर। ये बच्चों आपका
शर्त हो गया, है ना, कि भाई -1 होना चाहिए, तब तीव्रता इतना मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, इससे एक निष्कर्ष निकला कि ये आपका समगुणक था, लेकिन ये समगुणक नहीं हो सकता है, ये विषम गुणक है। ये शर्त है, आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं, ये शर्त है बच्चों। ये शर्त क्या है कि जैसे आप लोगों ने संपोषी व्यतिकरण देखा, तो संपोषी व्यतिकरण में यदि तरंगे जो है समान कला में मिलती हैं, है ना, और λ/2 का समगुणक होता है बच्चों। लेकिन यहाँ पर आपका विनाशी व्यतिकरण होगा जब, तो विनाशी व्यतिकरण की तरंगे विपरीत कला में मिलती हैं। ठीक है, विपरीत कला में, ठीक है बच्चों, विपरीत कला में मिलेंगी। चलो, अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर, यदि पथांतर डेल्टा हो तो इस बार डेल्टा बराबर कितना होगा बच्चों? पथांतर बराबर λ/2 इंटू फाई, इसी के बराबर होता है। तो λ/2 इंटू फाई, 2 का मान है 2n-1 इंटू पाई, ये से कट गया। कुल मिलाकर के बच्चों यहाँ पर आपका पथांतर कितना निकल कर आएगा? 2n-1 λ/2। इसका मतलब है λ/2 का विषम गुणक। विषम गुणक क्या हो बच्चों? विषम गुणक। क्या? विषम गुणक। ये समगुणक था, ये λ/2 का समगुणक था। ठीक है, ये λ/2 का समगुणक। पाई तो कट गया था ना यार, पाई तो कट गया था ना, तो λ/2 करो ना, वही तो है। ठीक है, जो कट गया उसे तो हटा दो ना। सर यहाँ पे गलत कर दिए थे आप, चलो कोई बात नहीं, अब तो हमने सुधार दिया है। अब बच्चों संपोषी व्यतिकरण के लिए अधिकतम तीव्रता देख लेते हैं और न्यूनतम तीव्रता, जो कि हमने पहले ही निकाल लिया। ये न्यूनतम तीव्रता हो गया, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन लगा लेते हैं। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। चलो भाई ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट और समय दे दो बस। ठीक, कहने का तात्पर्य हुआ कि संपोषी व्यतिकरण के लिए तीव्रता का व्यंजक कितना आएगा बच्चों? संपोषी के लिए तो आप लोग यहां पर देखो, संपोषी व्यतिकरण के लिए कास फाई का मान कितना होना चाहिए बच्चों? 1। तो वही समीकरण 6 से आप लोगों ने आई बराबर निकाला क्या? k(a)² + b² + 2ab ही तो निकल कर आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा k(a + b का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, a + b का स्क्वायर हो गया। किंतु यदि मान लीजिए दोनों तरंग का आयाम बराबर हो, a बराबर b, दोनों का आयाम बराबर हो, यानी a बराबर b, यानी a का मान b के बराबर हो, तो कितना आ जाएगा बच्चों? k(a + a का स्क्वायर), दोनों बराबर होंगे तो आ जाएगा a मतलब 2a, 2 दूना 4, है ना, a², ये आ जाएगा बच्चों। ये आपका आ चुका है, यानी इतना मान निकल कर आएगा संपोषी व्यतिकरण के लिए। वहीं पे जब हम विनाशी की बात करते हैं बच्चों, तो विनाशी व्यतिकरण के लिए आप लोगों ने पढ़ा है, ये आपका संपोषी व्यतिकरण के लिए है ना। अब विनाशी के लिए कोई भी बच्चा बता सकता है। विनाशी व्यतिकरण में आपने निकाला है ना कि आई बराबर कितना है? k(a - b का स्क्वायर। लेकिन बच्चों यदि आयाम समान हो जाए, a बराबर b, तब आई बराबर कितना आएगा? a - a बराबर 0, a बराबर 0 का वर्ग हो जाएगा 0, खत्म कहानी। ये कंडीशन है, जिसको भी लिखना है तो लिख सकता भाई, बड़ा मेहनत लगा है आज के थ्योरम में। बाकी और कंडीशन है तो कोई मतलब का है नहीं। आई मैक्सिमम का मान आएगा, यदि आएगा तो वो कितने के बराबर आएगा? 4k और बच्चों आपका a²। ठीक है, 4ka²। इसका मतलब ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि सर ये k² मान लीजिए पहले तरंग की है तो ये I1, ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। I1 कर दो चाहे I2 कर दो, दोनों समान है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। ये चीजें हैं, बाकी इससे ज्यादा कभी आगे पूछा ही नहीं जाता है। इतना ही थ्योरम आपके लिए सफिशिएंट होता है। मान लीजिए अधिकतम या न्यूनतम कितना विनाशी या संपोषी व्यतिकरण की तीव्रता हो सकती है,
ये आपका अधिकतम है और ये आपका न्यूनतम है। ठीक है भाई, विनाशी व्यतिकरण के लिए और ये संपोषी व्यतिकरण के लिए। तो ये थ्योरम भी बड़ा लंबा चौड़ा रहता है। बाकी क्वेश्चन कितना पूछा जाता है वो तो पेपर पे डिपेंड करता है, और ये क्वेश्चन बहुत ही रेयर कंडीशन पूछा जाता है। सबको पता है कि बच्चों के मन में ऐसे क्वेश्चन कराने में बहुत ज़्यादा डाउट हो जाएगा, कौन सा बच्चा क्या करे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये सारा क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा कभी देता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको तैयार करना है तो कर सकते हैं। मेरा कर्तव्य है कि हर एक टॉपिक आपको कवर कराना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।